नमस्कार बच्चों, आज आपकी पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने कविता का अध्ययन करेंगे। यद्यपि कुंवर नारायण की इसमें 2 रचनाएं संकलित हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, किंतु आपके पाठ्यक्रम में बात सीधी थी पर कविता का समावेश नहीं किया गया है। आपके पाठ्यक्रम से इसको बाहर कर दिया गया है। अब केवल आपको कुंवर नारायण द्वारा रचित केवल एक ही कविता अर्थात कविता के बहाने ही अध्ययन करनी है। तो कविता के बहाने कविता पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है ये, आज से पहले ये समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार, सामान्य। प्रमुख पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं, परंतु कविता के बहाने जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो आइए पढ़ते हैं कविता के बहाने कविता। इसका पहले संक्षिप्त में सार समझ लें। कविता के बहाने कविता में कवि कुंवर नारायण ने कविता की व्यापकता को दर्शाया है। चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा कविता के प्रतिपाद्य है, यानी विषय है। परंतु जहाँ सबकी अपनी सीमा है, वहीं बच्चे की सामर्थ्य की तरह कविता में असीम संभावनाएं हैं। जिस प्रकार बच्चे की कोई सामर्थ्य की सीमा नहीं है, बच्चे के सपने कितने हैं, बच्चा क्या कर सकता है, उसी प्रकार कविता की भी कोई असीम संभावना है, यानी वो कब तक रहेगी इसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है, चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की। आइए पहला पद्यांश पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस कविता में कवि चिड़िया की उड़ान की, जिस प्रकार से कविता उड़ान भरती है, चिड़िया की तरह उड़ान भरती है कविता भी। और ये उड़ान कहाँ से प्रारंभ होती है? कवि के हृदय से। जिस प्रकार से कविता में भाव होते हैं, विचारों की उड़ान होती है, वो किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त होती है। उसी प्रकार से चिड़िया भी उड़ान भरती है, यानी कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में कोई सीमा नहीं होती है। वो सारे बंधनों से मुक्त होती है, वह निस्सीम है, कोई सीमा नहीं है उसकी, वह अनंत उड़ान है। इसी कारण कवि आगे कहता है कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान पाती और नहीं समझ पाती। चिड़िया की एक सीमा होती है कि वह कितनी ऊंची उड़ान भरेगी और एक निश्चित सीमा पर उसकी उड़ान समाप्त हो जाती है। यद्यपि कविता भी उसी प्रकार से उड़ान भरती है कवि के हृदय से, भावों के रूप में, विचारों के रूप में, किंतु
चिड़िया की उड़ान सीमित रह जाती है और कविता की उड़ान असीमित है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की समता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। जिस प्रकार से कविता के पंख है वैसी चिड़िया के पंख नहीं हो सकते, चिड़िया उसकी बराबरी नहीं कर सकती। चिड़िया क्या जाने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, क्योंकि कविता अगर एक बार रच गई, एक बार लिख दी गई तो फिर वह अनंत के काल के लिए अमर हो जाती है। परंतु उड़ती तो उसी प्रकार से, कविता भी उसी प्रकार से कवि के हृदय में भावों के रूप में उड़ती है, परंतु चिड़िया भी उसी प्रकार से उड़ती है। जैसे चिड़िया उड़ती है उससे वैसे ही कविता उड़ती है पंख लगाकर, लेकिन जो पंख लगा करके चिड़िया है वो इस प्रकार से कविता की तरह नहीं उड़ सकती। अर्थात इस कविता में, इस काव्यांश में, इतने वाक्यांश में जो कवि कहना चाहता है कि कविता की उड़ान चिड़िया से श्रेष्ठ है, क्योंकि कविता असीम है और चिड़िया की उड़ान ससीम है, वो उसकी सीमा है। आगे पढ़ेंगे, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब दूसरा उदाहरण देकर के कवि कहना चाहता है कविता एक उड़ान है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। हम और आप सभी जानते हैं कि फूल चाहे जैसा भी हो, कितना भी सुंदर हो, कैसा भी उसका सौंदर्य हो, कितना भी उसकी सुगंध हो, लेकिन वो एक ना एक दिन मुरझा जाता है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। वह यह कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तत्पश्चात उसके मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि निश्चित होती है। उसकी एक सीमा है कि वो कितने समय तक, कोई फूल सुबह खिल करके शाम को ही मुरझा जाता है, कोई सुबह खिल करके दोपहर तक मुरझा जाता है, कोई 1-2 दिन खिला रहता है, कुछ फूल महीने भर तक खिला रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर फूल के खिलने की और उसके खिले रहने की एक सीमा है और उस सीमा के बाद वह मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। जबकि कविता अगर एक बार विकसित हो गई, एक बार अगर खिल गई, जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाती है। तो एक बार अगर जीवन पा गई, एक बार खिल गई, अर्थात कविता जिसके कवि के हृदय में अगर एक बार कविता खिल गई, उसने अपने भावों को शब्दों का रूप दे दिया, वह कविता के रूप में खिल गई, तो फिर उसका मुरझाना होगा ही नहीं और वह कभी भी नहीं मुरझाएगी। इसी वजह से कवि कहता है कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं जान सकता। मतलब कहने का बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता तो फूल तो एक फूल की सुगंध की और उसके सौंदर्य की एक सीमा है कि वो जहाँ तक पहुँच पाएगा वहीं तक उसकी सुगंध पहुँचेगी और जो देखेगा, जिसकी दृष्टि में जाएगा, वही उसका सौंदर्य देख पाएगा। परंतु कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए निरंतर महकती रहती है और इस प्रकार से महकने की कला, महकना, जिस प्रकार से कविता महकती रहती है उस प्रकार से महकना जो फूल है वो नहीं जान सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती हुए फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। एक बार कविता हो गई, यह घर वह घर, कविता कहीं भी पढ़ी जाए, उसका भाव, उसका अर्थ, उसके जो प्रेरणा है, उसके अंतर्गत जो भाव नीत है, वह हर स्थान पर और हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए कवि ने जो पहले उदाहरण दिया चिड़िया के माध्यम से कि कविता की उड़ान चिड़िया से श्रेष्ठ है, चिड़िया उसकी बराबरी नहीं कर सकती। चिड़िया क्या जाने कि कविता के पंख लगा करके किस प्रकार से उड़ा जाता है, उसके तो पंखों की एक उड़ान की एक सीमा है। और उसी प्रकार से फूलों का खिलना, फूल यद्यपि बहुत सौंदर्य प्रदान करते हैं, सुगंध भी प्रदान करते हैं और संसार में लोगों को प्रसन्न करते हैं, आनंदित करते हैं, परंतु जब कविता खिल जाती है फूलों की ही तरह तो वह फिर फूल तो मुरझा जाता है एक समय सीमा आने पर, परंतु कविता कभी भी नहीं मुरझाती है। अब आगे के काव्यांश में पढ़ेंगे एक और अंतर। यहाँ पर 2 चीज़ों को तो श्रेष्ठ बताया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने।
बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इसमें इस काव्यांश में कवि ने बच्चों तथा उनके खेल से कविता की तुलना की है। कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। कविता भावों और विचारों और शब्दों का खेल है। वो कहाँ पर प्रारंभ होती है? कवि के हृदय में। कभी कोई कविता आती है, उसके मन में कुछ भाव आते हैं, कुछ विचार आते हैं, और वह फिर कवि शब्दों के माध्यम से खेलता है। जिस प्रकार से बच्चे कोई खेल खेलते हैं, उसी प्रकार से कवि भी कविता के माध्यम से कविता में आए शब्दों को, जो भाव हैं, उनको शब्दों के रूप में प्रकट करता है। इस प्रकार से कहा जाए तो कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता और उनके खेल सभी विधि निषेधों से परे होते हैं, वैसे ही कविता भी होती है। अब यहाँ जो है कवि पहले तो दोनों जो उदाहरण दिए हैं कवि ने, चिड़िया और फूल के, उसमें कविता को श्रेष्ठ बताया है, परंतु यहाँ दोनों की समानता बताई है कि कविता जिस प्रकार से कविता का कोई विधि निषेध नहीं होता, कोई काल खंड की इस इतने काल खंड तक ही कविता पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी, ऐसा कोई विधि निषेध नहीं है। उसी प्रकार से बच्चों के खेल की भी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी चले जाते हैं, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ कभी क्या कहता है कि वो सारे बंधनों से, सारे भेदों से ऊपर उठा हुआ होता है। बच्चा कोई भेदभाव नहीं करता। जिस प्रकार से कविता कोई भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार से जो बच्चा है वह भी भेदभाव नहीं करता। उसके मन में अपने पराये का भेदभाव नहीं होता है। विकास की असीम संभावना और उमंग, उत्साह एवं क्षमताएं हैं बच्चों में भविष्य है। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं। भेदों के बंधन से जिस प्रकार से बच्चा ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने जानता है, उसी प्रकार से कविता भी जानती है। किसी भी, चाहे धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, हर समय में कविता जो एक बार रच गई, एक बार तैयार हो गई, एक बार कवि ने लिख दी, वह कविता प्रत्येक कालखंड में, प्रत्येक धर्म जाति के लिए, प्रत्येक लिंग विशेष के लिए किसी का से कोई भी भेदभाव नहीं करती है। किसी प्रकार का, जिस प्रकार से बच्चे में अपने पराये का भेद नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से उसे कविता में भी लगता है कि कविता भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। और ये वास्तविक बात है कि कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है। सारे संसार के लिए कविता रची जाती है, किसी एक के लिए नहीं है कि किसी एक के लिए रची गई है। जिस प्रकार से बच्चे जब खेल खेल में एक घर से दूसरे घर पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें ये अपने पराये का भेद नहीं रहता है कि ये अपना है या ये पराया है। और इस उद्देश्य से कविता भी सार्थक है, क्योंकि कविता की रचना, विचार या उसका संदेश जो भी है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए है, घर घर तक पहुंचाने के लिए है। वो किसी एक स्थान पर जाने के लिए नहीं है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी एक देश काल के लिए नहीं है, बल्कि वह सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। तो आप अंतर समझ गए होंगे इसका कि इस कविता के बहाने कवि ने क्या चाहा है, स्पष्ट क्या करना चाहता है कवि, क्या उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि जो कविता है वह अमर होती है हमेशा के लिए। और उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से उड़ान भरती है जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार से वो खिलती है हृदय में जैसे फूल खिलते हैं। परंतु चिड़िया की भी उड़ान सीमित है, और फूलों का खिलना और उसका मुस्कुराना, उसकी सुगंध और सौंदर्य कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके पश्चात समाप्त हो जाते हैं। परंतु बच्चा, चाहे बच्चे आज के हों चाहे वो कल के हों, आज जो बच्चा है, कल अगर और बच्चे होंगे, उनके मन में भी यही भाव होगा कि वो सब घर एक कर देते हैं। उनमें जो आत्मीयता होती है, जो अपने पराये का भेदभाव नहीं होता है, वह कविता में भी नहीं होता है। अर्थात वो बच्चा जाता है। कविता तो फिर भी, यहाँ कवि एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता है, कविता तो रची जाती है। जब भी कवि रचता है, कविता का सृजन करता है, तो वह जानता है कि ये कविता उसने लोकहित के लिए रची है और सबके लिए रची है, ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं है। परंतु कवि एक प्रश्न छोड़ जाता है बाद में कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात बच्चा एक घर से दूसरे घर तक जाता है, वह क्या सोच कर जाता है ये तो कौन जाने, ये बच्चा ही जाने। ये कभी भी नहीं जान सकता कि क्यों जाता है बच्चा। और उसके मन में ये जो भेदभाव से परे जो सोच है उसकी,
वह क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ बच्चा ही जान सकता है। ये कवि ने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया है। अब देख लेते हैं इस कविता का शिल्प सौंदर्य। कविता की भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रश्न शैली का उपयोग करने से कविता रोचक एवं सजीव हो गई है। बहाने, जाने, माने में तुक होने से कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। अनुप्रास देखें। अनुप्रास अलंकार, प्रश्नालंकार तथा मानवीकरण अलंकार का पूरी तरह से प्रयोग हुआ है। पूरी कविता का मानवीकरण हुआ है। जिस प्रकार से कवि ने कविता ये लिखी है उससे स्पष्ट है कि पूरी कविता का मानवीकरण हुआ है। चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्नालंकार है। इस घर, उस घर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या जाने, यद्यपि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं परंतु यहाँ भी प्रश्नालंकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, जाने, जाने, माने, ये कविता को एक प्रकार से लय प्रदान करते हैं। और बिना मुरझाए महकना, कविता में, इस कविता में फूलों के सौंदर्य का तो वर्णन किया है। बिना मुरझाए महक कौन सकता है, किंतु बिना मुरझाए कविता महक सकती है। तो ये था आपका कविता के बहाने पाठ का सार और शिल्प सौंदर्य। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इस कविता में कवि कविता और बालक में समानता व्यक्त करते हुए कहता है कि कविता एक खेल है और बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार बच्चा अपने पराये का भेद किए बिना सब जगह अपने स्वाभाविक रूप में रहता है, वैसे ही कविता सबके लिए समान अर्थ और भाव व्यक्त करती है। जिस प्रकार बालक के सपने और कल्पनाएं असीम होते हैं, वैसे ही कविता में असीम संभावनाएं, असीम कल्पनाएं छिपी होती हैं। जिस प्रकार बालक अपने स्तर पर सभी घरों की दूरियां मिटा देता है, उसी प्रकार कविता भी सभी के बीच प्रेम का संदेश देती है और वो सबके लिए होती है। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता के संबंध में उड़ने का अर्थ है कल्पना की उड़ान, सोच की उड़ान तथा विचारों की उड़ान। खिलने शब्द को कविता के अर्थ में विकास से जोड़ा जा सकता है। कविता विचारों और भावों की परिपक्वता का नाम है। पहले तो विचार आता है, भाव आते हैं, फिर वो कविता के रूप में सृजित होती है। जब हमारे विचार विकास पाते हैं और भावनाओं का ज्वार संयत हो जाता है, तब कविता रची जाती है। यही कविता सही अर्थों में विकसित कविता होती है। ऐसी ही कविता खिलकर अपने परिवेश को सुगंधित करती है। अतः जहाँ उड़ने का संबंध कल्पना एवं विचारों की ऊंची उड़ान से है, वहीं खिलने का संबंध अपने परिवेश को सुगंधित बनाने से, अर्थात उड़ने और खिलने का ये आपस में कविता में संबंध बनता है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है क्योंकि जिस प्रकार बच्चों के सपने असीम होते हैं, बच्चों के खेल का कोई अंत नहीं होता, बच्चे की प्रतिभा, बच्चे में छिपी संभावना का कोई अंत नहीं है, ठीक वैसे ही कविता असीम होती है। कविता के खेल, कविता में किए जाने वाले सार्थक शब्दों का समुचित प्रयोग असीम है। जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं करते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि के लिए यह सारा संसार अपना है। उसका लक्ष्य सिर्फ मानवता के धर्म का प्रसार करना है, आत्मीयता का संदेश घर घर पहुंचाना है। कविता प्रकृति, मनुष्य, जीव, निर्जीव, काल, इतिहास, भावी जीवन, अनेक विषयों पर लिखी जा सकती है और जो लिख जाती है वह अनंत काल के लिए भी लिखी जाती है। वह कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात इसके विषय एवं क्षेत्र भी असीम है। कविता में मौजूद भावों और रचनात्मकता के गुण व्यक्ति की चेतना में वैसे ही जान फूंक देते हैं जैसे कभी ना थकने वाला, सदा कुछ न कुछ करने वाला रचनात्मक तत्व बच्चे में होता है। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कविता को फूल के बहाने से खिलने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इस कविता में कविता के माध्यम से हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं विकसित होती हैं। फूल से कविता ने खिलना भले ही सीखा हो, लेकिन कविता का जो विकास क्रम है उसे फूल नहीं जानता।
एक निश्चित समय तक महकने के बाद फूल तो अपनी विकसित जीवन लीला समाप्त करके चले जाते हैं, अर्थात मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता का स्वरूप अनंत काल तक बना रहता है और यह निरंतर परत दर परत अर्थ की परतें खोलती रहती हैं। शब्दों के माध्यम से भावों की सुगंध एवं रस बिखेरती रहती है, खिलकर अर्थ अभिव्यक्ति कर जाती है। बिना मुरझाए खिलने के कारण ही कविता अनश्वर है। अनश्वर का तात्पर्य कि कभी भी नष्ट ना होने वाली। अब सदियों पहले जो कविताएं लिखी गई थी वह भी उतना ही आनंद देती है जितनी बार आप पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे और जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे, चाहे घर के बाहर पढ़ें, घर के भीतर पढ़ें, इस देश में पढ़ें या विदेश में पढ़ें, परंतु वह अपने अर्थ को प्रकट करती रहेगी। और अपनी जो कविता वस्तुतः निरंतर युगों युगों तक विकास पाती रहती है और बिना मुरझाए खिलती रहती, वही कविता सार्थक एवं महत्वपूर्ण भी है। कविता वही महत्वपूर्ण है जो युगों युगों तक, जो जिस समय लिखी गई उस समय भी जितनी विशेषता थी उसमें, जो जितनी प्रासंगिक थी, और वह बाद में भी उतनी अगर प्रासंगिक रहती है, उतना ही अर्थ प्रदान करती है, लोकहित करती है, कल्याण करती है, तभी कविता की सार्थकता है। तो बस आपके ये 4 प्रश्न ही हैं इस कविता के बहाने, कविता से जो 5, 6, 7 ये प्रश्न हैं, ये दूसरी कविता के हैं और दूसरी कविता बात सीधी थी पर आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है, इसलिए यहीं तक पढ़ाते हैं आपको। धन्यवाद।